त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। गत जो हमारा टॉपिक था वो था हेरोड और डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। वो वीडियो का पार्ट नंबर 1 था। आज हम पार्ट नंबर 2 लेते हैं और वह भी है हेरोड और डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तो पहले पार्ट में हमने इस मॉडल का परिचय दिया था और उसकी मान्यताएं बताई थी। और आज हम क्या बताएंगे आपको? आज हम आपको बताएंगे हेरोड का आर्थिक वृद्धि मॉडल। क्योंकि हेरोड और डोमर दो अलग अलग इकोनॉमिस्ट हुए हैं, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही था, लेकिन इनके सिद्धांत में थोड़ा सा अंतर है, तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो अपने मॉडल का विकास किया था हेरोड डोमर मॉडल, उसमें सबसे पहले आया था हेरोड, इसलिए आज पढ़ेंगे हम हेरोड का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन साथियों ने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात करते हैं हेरोड का आर्थिक वृद्धि मॉडल। हेरोड ने अपना जो आर्थिक वृद्धि मॉडल दिया था 1939 में, 1939 में एक निबंध लिखा, उसका नाम था टू वर्ल्ड्स ए डायनेमिक इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने अपना मॉडल दिया विकसित देशों के लिए कि वो किस प्रकार से सतत विकास कर सकते हैं। ओके, तो हेरोड ने क्या कहा? हेरोड के ही शब्दों में सुनते हैं कि उसने अपने मॉडल के बारे में क्या कहा। यहां पे लिखा हुआ है, हेरोड का मॉडल अर्थात आर्थिक मॉडल गुणक एवं त्वरक सिद्धांतों के मध्य वैवाहिक संबंध है। क्या बोला हेरोड? कि जो गुणक है और त्वरक है, इनके बीच जो संबंध रिलेशन है, यह विवाह जैसा है कि जैसे एक महिला और एक पुरुष शादी कर लेते हैं, तो इसी प्रकार से उनके बीच जो संबंध होता है गहरा, ठीक है, उसी प्रकार से गुणक और त्वरक के बीच संबंध होता है। तो जब एक महिला और एक पुरुष विवाह बंधन में बंध जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि आगे चलकर उनकी संतानें उत्पन्न होती है। ओके, फिर उनकी भी होती है, फिर उनकी होती है, तो इस प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही इकोनॉमी में यदि गुणक और त्वरक क्या करते हैं, काम करते हैं, तो फिर विकास जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। विकास का मीनिंग यहां पर है कि जो पूर्ण रोजगार है वह अर्थव्यवस्था में लगातार दीर्घकाल तक बना रहता है। ओके, अब देखिए ऐसा इन्होंने क्यों कहा, आगे यहां पे लिखा हुआ देखिए, क्योंकि हेरोड केन्स के स्थैतिक मॉडल को प्रायोगिक बनाना चाहता था। क्योंकि हेरोड और डोमर का जो मॉडल है उसका जो आधार है वह केन्स का ही मॉडल है, जो कि उसने तीसा की मंदी के समय दिया था अपने रोजगार के सिद्धांत में। लेकिन वो मॉडल था स्थैतिक, स्टैटिक था, कुछ समय के लिए था वो, ठीक है, लेकिन लंबे समय तक वो काम नहीं कर सकता था या उसने नहीं किया। ओके, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उसको प्रायोगिक डायनेमिक बनाया, जो कि समय के साथ क्या कर सके, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार ला सके। तो ये स्थैतिक मॉडल को प्रायोगिक बनाना चाहता था हेरोड, जिससे अर्थव्यवस्था सतत विकास के मार्ग पर निरंतर चलती रहे। इनका लक्ष्य क्या था? सतत विकास। सतत विकास मीन्स लगातार चलने वाला विकास। क्योंकि किन्स का जो विचार था उस समय वो था अल्पकालीन, और इनका विचार है दीर्घकालीन, दीर्घकाल तक रोजगार पूंजीवादी देशों में बना रहे। ओके जी, अब हम बात करते हैं गुणक और त्वरक की। संक्षेप में देखो, गुणक क्या होता है? गुणक का विचार किन्स का है, ठीक है। तो किन्स ने क्या किया, केवल गुणक पर ही ध्यान दिया। गुणक को के द्वारा दर्शाया जाता है, यहां पे लिखा हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा डेल्टा ये परिवर्तन को बतलाता है, चेंज को बतलाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? निवेश में परिवर्तन, और ऊपर हो गया आय में परिवर्तन। ओके जी, तो निवेश में क्या होता है कि जब निवेश में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात जब पैसा निवेश किया जाता है, यदि फैक्ट्री लगाई जाएगी तो उससे क्या होगा, उसमें पैसा निवेश किया जाएगा तो उससे आय में परिवर्तन होगा, आय बढ़ेगी, ठीक है। तो निवेश क्या बतलाता है? निवेश बतलाता है कि जब
हम पैसा इकोनॉमी में लगाते हैं, अर्थात पैसा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है, तो उसे निवेश कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो रही है। लेकिन उसको लगाने के बाद क्या होती है, वो लगाना क्यों चाहता है, पहले पैसा कमाने के लिए। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे उसकी आय क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है जी। और बढ़ती क्या है, वह जितना पैसा लगाता है उससे कई गुना बढ़ जाती है, इसे हम गुणक कहते हैं। तो कीन्स ने केवल यही बात बताई थी मल्टीप्लायर की, कि इसी के द्वारा अर्थव्यवस्था में रोजगार आ सकता है। लेकिन बाद में एक और विचार है, किसका, त्वरक का, जिसको हम वी द्वारा दिखाते हैं। तो हेरोड ने क्या किया, जो हेरोड है उसने गुणक और त्वरक दोनों को ले लिया अपने सिद्धांत में, ओके, क्योंकि दोनों ही मिलकर इकोनॉमी में काम करते हैं। तो ये त्वरक है, त्वरक क्या करता है, क्योंकि वो गुणक का ठीक उल्टा होता है, तो डेल्टा वाई, ठीक है, और ऊपर है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई बटे डेल्टा वाई। तो डेल्टा नहीं पढ़ना है इसको, डेल्टा का मीनिंग यहां पर है परिवर्तन से। परिवर्तन से अर्थ है कि निवेश में वृद्धि या आय में वृद्धि, या दोनों उल्टा भी पढ़ सकते हैं, आय में कमी और या निवेश में कमी, तो वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। तो देखिए ये ठीक उसका उल्टा है। तो देखो जब निवेश किया जाएगा तो उससे आय में वृद्धि होगी, आय में जब वृद्धि होगी तो फिर क्या होगा, फिर यहां आएगा, फिर आय में वृद्धि होने से क्या होगा, निवेश में वृद्धि होगी, अर्थात यहां व्यक्ति ने पैसा लगाया, ठीक है जी, उसकी इनकम बढ़ गई, ठीक है, इनकम उसकी बढ़ गई, वो क्या करेगा, उस इनकम को, ठीक है, यहां नीचे लिखेंगे, और उस इनकम को फिर वो क्या करेगा, निवेश करेगा, एक फैक्ट्री लगाई फिर अगली फैक्ट्री लगाएगा। तो इस प्रकार से ये गुणक है और ये त्वरक है। तो इस प्रकार से हेरोड और डोमर ने अपने सिद्धांत में इन दोनों का यूज किया है, इसलिए उसने कहा गुणक और त्वरक का जो सिद्धांत है वो कैसा है, वैवाहिक संबंध जैसा है, ओके। अब देखते हैं कि जो हेरोड का आर्थिक वृद्धि मॉडल है, किस आधार पर कोई भी इकोनॉमी, अर्थात जो विकसित देशों की इकोनॉमी है, वो स्टेडी ग्रोथ या सतत विकास कैसे प्राप्त कर सकती है भाई। तो इसका तरीका क्या बताया उसने, उसने उसके कुछ आधार बताए, यहाँ पे क्या आधार बताए उसने, कि जिससे कि प्रायोगिक साम्य को स्थापित कर सके, अर्थात अपना जो मॉडल वह बता रहा है, भी आगे बताएंगे कि किस प्रकार से इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, ठीक है, और वो भी दीर्घकालिक लंबे समय तक चलता रहेगा। तो उसके कुछ बातें बताए, उसके आधार क्या हैं, प्रायोगिक साम्य को स्थापित करने के लिए, साम्य मीन्स क्या होता है, संतुलन, इक्विलिब्रियम। पहला बोला प्राकृतिक संसाधन, यानी कि किसी देश में जहां पूंजीवादी देश है, प्राकृतिक संसाधन चाहिए भाई, देश का विकास करने को, देश में लोहा भी चाहिए तो कोयला भी चाहिए, वन भी चाहिए तो मिट्टी भी चाहिए तो पानी भी चाहिए, यानी सारी चीजें चाहिए, ओके। और यदि किसी देश में नहीं है, जैसे सारा का मरुस्थल है तो पूरा वीरान पड़ा हुआ है अफ्रीका में, तो वहां कोई विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो तो आदमी नहीं दे रहा, ओके। तो प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए, किसके लिए भाई, प्रायोगिक साम्य को लाना है पूंजीवादी देशों में, ठीक है। दूसरा है कुशल श्रम शक्ति, अर्थात ऐसे लोगों की जरूरत है या आवश्यकता है जो काम करने में क्या हो, परफेक्ट हो, काम कर सके, जिस काम में उनको लगाया जाए वो उनको आता है, माना कंप्यूटर में काम कर रहे हैं और जो एप्लीकेशन उनको दे रखी है जिसमें उन्होंने काम करना है, उसमें वो काम करने में एकदम से एक्सपर्ट होने चाहिए, ठीक है। तो उसने कुशल श्रम शक्ति की बात की, और वो भी कितनी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, जितनी जरूरत है, यदि 10 की जरूरत है तो 10 ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 होनी चाहिए, ओके। अगला है प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता, अर्थात प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता क्या होती है, कि जो एक व्यक्ति काम कर रहा है उसकी उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, उसकी उत्पादकता को मान लेते हैं कि वो 1 घंटे में या पूरे 1 दिन में 10 मशीनों को बना लेता है, ठीक है। और एक व्यक्ति उतने ही टाइम में क्या करता है, केवल 5 मशीनों को बना लेता है। तो जो पहला वाला व्यक्ति है उसकी जो उत्पादन करने की क्षमता है वो ज्यादा है, ओके। तो इसलिए प्रति व्यक्ति उत्पादकता कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और इस उत्पादकता को कौन बढ़ाएगा, उसने कहा तकनीकी ज्ञान, क्योंकि आज सारा काम किसी से हो रहा है, मशीनों से हो रहा है। तो जैसे जैसे हाथ से करोगे तो टाइम लगेगा,
ठीक है, और मशीनों से करोगे तो कम समय में अधिक उत्पादन होगा। तो नए नए जो आविष्कार होंगे वो क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता को बढ़ाने का काम करेंगे। ओके, ये उसने बताया आधार किसका, प्रायोगिक साम्य को स्थापित करने का। 1 2 3। दूसरा, ये तो पहला हुआ। दूसरा क्या है, पूंजी संचय, अर्थात उसने कहा कि विकास करना है, सतत विकास। तो क्या करना है, पैसे बचाने हैं भाई, बचत करनी है। और जो बचत होगी तभी जाके उसका निवेश होगा, कि जो बचत जब हम करेंगे, ठीक है, और जब हम कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो जब पैसा बचा रहेगा तो उसी पैसे से तो क्या करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तब उत्पादन होगा, और जब उत्पादन बिकेगा तो आय आएगी। तो पूंजी संचय बहुत जरूरी है भाई, बचत करना क्या है, बहुत जरूरी है। इसीलिए बच्चों को गुल्लक दिया जाता है कि बेटा इसमें पैसा जमा करो, ठीक है, और ये तुम्हारे भविष्य में काम आएंगे। तो पूंजी संचय का अर्थ है बचत। ओके जी, तो ये दो चीजें यहाँ पे हमने देखी कि जो हमारा हैरोल्ड और डोमर का मॉडल है उसके आधार स्तंभ है कि भाई क्या होना चाहिए, प्राकृतिक संसाधन होने चाहिए कि जिससे कि उत्पादन ही होगा, ठीक है, नहीं तो कहाँ से होगा। आदमी भी चाहिए, वो भी कैसे, कुशल श्रम शक्ति की बात की गई है, अच्छे आदमी होनी चाहिए, परफेक्ट नॉलेज वाले होने चाहिए, प्रति व्यक्ति उच्च उत्पादकता होनी चाहिए, आदमी की काम करने की या उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आलसी आदमी है, चुपचाप बैठा है, ठीक है, काम ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तरह कहीं लगा हुआ है, हाँ जी तनख्वाह तो मिलनी मिलनी है, काम करें ना करें, तो ठीक है, तो ऐसे में इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती है। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं, ये तो हमने बता दिया कि ये उसके आधार बातें हैं, ये चीजें जो कि आर्थिक विकास के लिए चाहिए। ओके, उसके बाद इसने 3 अर्थात इन चीजों को अर्थात सतत विकास को प्राप्त करने के लिए उसने 3 प्रकार की वृद्धि दरों की कल्पना की, कि उसने 3 प्रकार की आर्थिक वृद्धि दर बताई है कि इन वृद्धि दरों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, विकसित देश या पूंजीवादी देश में सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, दीर्घकालिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। और यहां पर उसका दीर्घकालिक विकास का मीनिंग है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। और जब पूर्ण रोजगार होगा तो वहां पर उत्पादन भी फुल होगा, ठीक है, और आय भी फुल होगी, तो फुला फुल ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3 वृद्धि दरों की कल्पना की उसने। तो पहली वृद्धि दर कौन सी है, वास्तविक वृद्धि दर, ठीक है जी, पहली कौन सी है, वास्तविक वृद्धि दर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ रेट, ये उसकी पहली वृद्धि दर है, ठीक है जी। एक नहीं बताई उसने, 3 बताई, उसने कहा एक नहीं तो दूसरा, ठीक है। दूसरी वृद्धि दर है अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर। दूसरी कौन सी है, अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर, जिसे कहते हैं वारंटेड ग्रोथ रेट, ये दूसरी उसकी क्या है, वृद्धि दर है। और तीसरी वृद्धि दर उसने बताई प्राकृतिक वृद्धि दर, नेचुरल ग्रोथ रेट। तो इस प्रकार से उसके द्वारा 3 प्रकार की आर्थिक वृद्धि दरों का वर्णन किया गया है या इनको बताया गया है। ओके, इसको भी हम अलग अलग समझेंगे। अब देखिए इसी को मैंने यहां पे लिखा है, जो हमारा वास्तविक वृद्धि दर है एक्चुअल ग्रोथ रेट, इसको वह जी द्वारा दिखाता है, इंग्लिश का लेटर है जी। ओके, अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर, जो दूसरी वृद्धि दर है उसको वो दिखाता है जी डब्ल्यू से, जी ऊपर लिखना है और डब्ल्यू थोड़ा नीचे लिखना है। ओके जी, उसके बाद प्राकृतिक वृद्धि दर को वह दर्शाता है जी और नीचे लिखना है स्मॉल एन के द्वारा दर्शाता है। ओके, तो पहली वृद्धि दर अर्थात जो हमारी वास्तविक वृद्धि दर है उसको लिखेंगे जी द्वारा दर्शाएंगे। ओके जी, अगले को अर्थात जो दूसरी वृद्धि दर है अभिष्ट वाली उसको जी डब्ल्यू, और तीसरी जो प्राकृतिक वृद्धि दर है उसके लिए उसने जी एन का प्रयोग किया है। तो इसको याद कर लेना है भाई, ठीक है। तो आगे क्या बोला हो, अभी तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन G बराबर जी डब्ल्यू और जी डब्ल्यू बराबर जी एन, अर्थात ये तीनों बराबर हों, ठीक है, तो उसे कहा उसने पूर्ण रोजगार। अर्थात ऐसे अवस्था में यदि G बराबर जी डब्ल्यू बराबर जी एन तीनों क्या होते हैं, ये बराबर हो जाते हैं, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होगी। और वो भी कैसी होगी, बल्कि क्या होगी, दीर्घकाल के लिए होगी। ओके जी, तो हैरोल्ड के अनुसार फुल एम्प्लॉयमेंट कब आएगा,
अर्थव्यवस्था सतत विकास के मार्ग पर कब चलेगी? जब ये दो तीन, ये तीनों वृद्धि दर समान हो जाए। कैसे होंगी भाई? मानवाद ये है 10%, ये भी है 10% और ये भी है 10%। ठीक है जी। तो 10 बराबर 10 बराबर 10, तो ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो ऐसी अवस्था में अर्थव्यवस्था कैसी बताई उसने? पूर्ण रोजगार वाली। तो यहां पर आय उत्पादन और रोजगार का जो स्तर है वह पूर्ण वाला होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की, फुल प्रोडक्शन की बात की जा रही है, फुल इनकम की बात की उसने की। तो इसको आप लिखेंगे पूर्ण रोजगार, वो भी दीर्घकालिक। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे, ये हमारा नोट्स इस प्रकार से तैयार हो जाएंगे। अब हम इन तीन जो आर्थिक वृद्धि दरों की उसने कल्पना की है, इसको अलग अलग आपको समझाएंगे। देखिए, पहली जो वृद्धि दर है वह है वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है, तो वास्तविक जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको उसने जी द्वारा बताया है। उसके लिए क्या अक्षर दिया उसने? कैपिटल जी। ओके जी। तो देखिए क्या ये वास्तविक वृद्धि दर, वास्तविक वृद्धि दर क्या है? तो यहां पे लिखा है देश की वर्तमान विकास दर, अर्थात देश में किसी समय विशेष पर जो विकास की दर चल रही है वह कहलाएगी वास्तविक वृद्धि दर। ओके, माना बात, किसी देश में अर्थात पूंजीवादी देश में विकास की दर है कितनी भाई? 5%। लो, तो ये प्रेजेंट है तो इतनी होगी, तो इसे कहेंगे वास्तविक वृद्धि दर। यह हो सकती है, ये तो अमेरिका की है, हो सकता है कि इंग्लैंड में 4 हो, तो लो जी, इस प्रकार का भी हो सकता है। ठीक है, ये सभी देशों में एक जैसा तो होगा नहीं भाई कि वृद्धि दर सबकी एक ही जैसी चलती रहे। तो कुल मिला के यदि 5% की चल रही है, 4% की चल रही है करंट में, तो वह वास्तविक वृद्धि दर कहलाएगी। ओके, आगे उसने क्या कहा? यह दर अर्थात विकास की इस दर को कैसे प्राप्त करेंगे भाई 5% की पूरे देश में? तो उसने कहा यह दर निर्धारित होती है किससे? एक तो होती है बचत अनुपात, ठीक है, कितना बचत होती है। ओके, और दूसरा बोला पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात। तो पूंजी उत्पाद अनुपात का क्या अर्थ होता है कि माना हमने कह दिया कि 10 वस्तुएं हैं, ठीक है जी, और इसको बनाने में कितना? 5 रुपए लगता है। ओके जी, ये हो जाएगा 10:5। तो 10 वस्तुओं को बनाने की जो लागत है वह 5 रुपये आती है। तो इसे कहेंगे पूंजी उत्पाद अनुपात। ये इसको लागत कह सकते हैं, सरल भाषा में इसको लागत कहते हैं। कि अर्थात क्या कह रहे हैं कि 10 वस्तुओं को बनाने में 5 रुपये खर्च हो रहा भाई, ठीक है, तो 20 वस्तुओं को बनाने में कितना होगा? इसका 2 गुना हो जाएगा, 10। यदि और करेंगे तो 15, फिर 20 होगा। तो कुल मिला के पूंजी उत्पाद जो अनुपात होता है एक प्रकार से वस्तु को बनाने की लागत होती है, केवल नाम अलग है, यहाँ पे काम वही है। ओके जी। अगला है अल्पकालीन चक्रीय अनुपातों से संबंध रखती हैं। अर्थात ये दो चीजें जो पूंजी उत्पाद अनुपात और बचत अनुपात है, और जो वास्तविक वृद्धि दर की वो जो बात कर रहा है वह अल्पकालीन चक्रीय अनुपातों से संबंध रखती है। अब चक्रीय अनुपात क्या होते हैं भाई? कि वहां पर आते हैं व्यापार चक्र। व्यापार चक्र क्या होता है? ठीक है, जैसे पहिया घूमता रहता है, तो वैसे ही वहां पे क्या होता है, एकदम से देखिए पहले क्या करती है इकोनॉमी, जैसे हम बात कर लें, इकोनॉमी ऊपर जाएगी, ठीक है, आर्थिक वृद्धि की दर के ऊपर जाएगी, टॉप करने के बाद फिर नीचे आ जाती है, जिसे हम रिसेशन कहते हैं। ठीक है, ऊपर की ओर बढ़ेगी और जितनी ऊपर गई फिर उतनी नीचे गिर जाएगी, जिससे मंदी आ जाती है। फिर इस मंदी को ठीक करना है तो फिर बरसों लग जाते हैं ऊपर जाने में। ठीक है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, गिरती है। इस प्रकार से ये इकोनॉमी इस प्रकार से चलती है। ओके जी। तो अब बात कर लेते हैं कि अल्पकालीन चक्रीय अनुपातों से संबंध रखती है। तो इनका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का उतार जो चढ़ाव है जबरदस्त, ठीक है, जितने ऊपर चढ़े फिर नीचे आ गए, इससे बचना है। ठीक है, तो अब इसने क्या कहा? अब तो ये तो हम बता चुके हैं कि बचत अनुपात और पूंजी उत्पाद अनुपात किसको निर्धारित करेंगे? हमारी वास्तविक वृद्धि दर को निर्धारित करेंगे। अब आगे क्या लिखेंगे आप? इसको लिखेंगे जी सी बराबर एस। ये पहला नंबर का समीकरण बनेगा अकॉर्डिंग टू द हेरोड। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेरोड ने दिया है कि जी सी बराबर एस। अब जी का क्या मीनिंग बताया उसने? ये जी इसने बताया आय या उत्पादन की वृद्धि दर। ठीक है जी,
या हम जिसको वास्तविक वृद्धि दर कह रहे हैं, ये बतलाती है जी फॉर आई या उत्पादन की वृद्धि दर। ठीक है जी। अब ये कैसे निकलेगी, इसके लिए आ गया, उसने बताया कि जी को हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा वाई बटा वाई। तो ये है आई में परिवर्तन और ये है कुल आई। यदि कुल आई हमारे पास 10 रुपया है, माने हमारे पास कुल आई है 10 रुपया, और 10 रुपया हम क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो या कहीं भी लगाते हैं, और वो 10 रुपये की जगह यहाँ 15 रुपये हो जाती है, तो उसे आई में परिवर्तन बोलेंगे। इसलिए यहाँ डेल्टा, जब ये लग गया और ये लग गया तो दोनों में अंतर हो जाता है, डेल्टा वाई बटा वाई। तो ये कुल आई के लिए है और ये कुल आई में परिवर्तन के लिए है। ठीक है जी। अब ये तो हो गया। सी फॉर क्या बताया उसने, ये वाला सी, पूंजी उत्पाद अनुपात। यह है पूंजी उत्पाद अनुपात, जिसको मैं यहाँ पर बता रहा था आपको कि 10 वस्तुओं को बनाने का जो 10:5, अर्थात 10 वस्तुओं को बनाने में 5 रुपए खर्च होते हैं। तो ये पूंजी उत्पाद अनुपात है। तो पूंजी उत्पाद अनुपात हमारा देखे 10 वस्तुओं को बनाने में कितना रुपये खर्च हो रहा, 5 रुपया। और पता चला कि 10 वस्तुओं को बनाने में यदि 2 रुपया आए खर्च, तो पूंजी उत्पाद अनुपात जैसे ही घटेगा तो क्या होगा, लाभ होगा भाई। लागत कम आएगी वस्तु को बनाने में, वस्तु की लागत नहीं जानी चाहिए ज़्यादा, लागत जाएगी ज़्यादा तो वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है। तो उत्पादक को क्या करना पड़ेगा, अपना उत्पादन घटाना पड़ेगा। तो जैसे ही पूंजी उत्पाद अनुपात घटता है तो ठीक है, तो इकोनॉमी में क्या होता है कि वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती, सस्ती हो जाती है। ठीक है। और पता चला पूंजी उत्पाद अनुपात 5 की जगह 10 हो गया। ठीक है जी। तो ये बतलाया कि 10 वस्तुओं को बनाने में 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, तो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी होगी और उसकी डिमांड या मांग घट जाएगी। तो देखिए सी जो है पूंजी उत्पाद अनुपात, इसको पढ़ेंगे, ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकाला जाएगा सी इज इक्वल टू आई बटे डेल्टा वाई, अर्थात आई में परिवर्तन से निवेश में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है। इसको हम यहां पर जो आई है इन्वेस्टमेंट, इसको हम डेल्टा के भी लिख सकते हैं, कैपिटल पूंजी, क्योंकि निवेश से क्या होता है, पूंजी का स्टॉक बढ़ता है। अरे नई बिल्डिंग बनती है, नया सड़क बनता है, नया पुल बनता है, तो 1 बने 2 बने 3, इतनी वृद्धि होती चली जाती है। अभी इसका उदाहरण आपको आगे बताया जाएगा कि यह गणितीय रूप में कैसे निकलेगा। अगला देखिए एस, अभी एस कौन का, इस ये है औसत बचत प्रवृत्ति। औसत बचत प्रवृत्ति कैसे निकालती, एस इज इक्वल टू एस बाई वाई, अर्थात आय में से कितना पैसा बचाया जाता है। ठीक है, कितना पैसा बचाया जाता है, या आय और बचत का अनुपात औसत बचत प्रवृत्ति कहलाता है। तो इस प्रकार से जी का मीनिंग ये हो गया, सी का मीनिंग ये हो गया और एस का मीनिंग ये। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। हेरोड की जो पहली वृद्धि दर है उसका नाम है वास्तविक वृद्धि दर, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं, और जिसका फॉर्मूला या समीकरण ये है जी सी बराबर एस। ओके। तो यदि हमें जी निकालना है, वास्तविक वृद्धि दर निकालनी है, तो इसको निकालने के लिए हमने ये बताया आपको, इसमें हमने आपको बताया पूंजी उत्पाद अनुपात निकालना है, तो इसको इस प्रकार से निकाला जाएगा, और यदि हमें बचत निकालनी है तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। अब इसको क्या करना है, इस समीकरण को हमें सॉल्व करना है। ओके। तो हम क्या करेंगे, जो समान है और जो समान है, ठीक है, अर्थात इसको उतार के यहाँ पे लिखिए, फिर गुणा, ठीक है, इसको उतार के नीचे लाइए। ओके। फिर बराबर करिए एस बटा वाई। तो ये हमारा इतना हो गया पहले। अब देखें डेल्टा वाई और डेल्टा वाई यहाँ पे है तो सेम है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है। तो जैसे कट गया तो हमारे पास बचेगा आई बटा वाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आई बटे वाई, अर्थात निवेश बटे आई, इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, और बराबर, अभी ये हमारे पास ये है ही बराबर का, तो एस बाई वाई। ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों, अब इनको भी सॉल्व करना है, तो नीचे क्या वाई वाई, तो जब समान रहते हैं तो ये भी कैंसिल हो गया वाई वाई से, तब क्या बचा, आई बराबर एस, आई बराबर एस या एस बराबर आई। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एस बराबर आई, अर्थात बचत बराबर निवेश। तो जहां पर बचत बराबर निवेश होगा
वहीं पर क्या होगा, अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी। ओके, अकॉर्डिंग टू द हैरोल्ड। और यहाँ पर जो बचत और निवेश की बात की जा रही है, दोनों कैसे होने चाहिए, वास्तविक बचत और वास्तविक निवेश एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ओके, इसके बाद आता है, यदि ये तुम्हारा समीकरण के रूप में हो गया, और यदि क्वेश्चन हमारे पास है, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है कि कुल आय कितनी है किसी अर्थव्यवस्था की, 100 रुपीज। ओके, उसमें से बचत हो जाती है 20 रुपया। ठीक है जी, और उसके बाद पूंजी उत्पाद अनुपात वह है 5:1। तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन की मदद से निकालना है ग्रोथ रेट कि अर्थव्यवस्था की वास्तविक ग्रोथ रेट कितनी है, मतलब किस दर से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है आगे की ओर। तो इसके लिए ये लिखा जाएगा जी, अर्थात ग्रोथ रेट निकालना है एस बटा सी के रूप में। एस है सेविंग और सी जो हमारा है वह है कैपिटल आउटपुट रेशियो, जिसे हम कहते हैं पूंजी बचत अनुपात। ओके, अब देखिए 100 रुपीज क्या है, इकोनॉमी की कुल आय है, अर्थव्यवस्था की कुल आय है। ओके जी, उसमें से हमने बचत की कितनी 20, तो 20/100 मल्टीप्लाई 5:1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लाएंगे। ओके जी, अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 एकम को 20 और 20 पंजे 100, यहाँ 5 हो गया, तो 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पे 1 था और इधर भी 1 था, तो 1 एकम को 1 और नीचे हो गया 25। और एक जो होगा हमारा ऊपर का, ये 100% का काम करेगा, 100 का काम करेगा। तो 25 का भाग हम 100 में देंगे, तो 25 चौको 100 हो जाते हैं। तो 4% हमारी जो ग्रोथ रहेगी, वास्तविक वृद्धि दर है, इस क्वेश्चन के अनुसार वो कितनी है, 4% है। तो इस प्रकार से इस समीकरण का जो उदाहरण है यहां पर दिया गया है। ओके, तो पहली जो वृद्धि दर की कल्पना की है किसने, हैरोल्ड ने, वह है वास्तविक वृद्धि दर। और जो दूसरी वृद्धि दर है जिसकी कल्पना हैरोल्ड के द्वारा की गई है वह है अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर। तो ये वास्तविक वृद्धि दर नहीं है, ये प्रत्याशित वृद्धि दर है। प्रत्याशित मीन्स जिसकी आशा की जा रही है कि इतना होना चाहिए, वास्तव में होता नहीं है। तो ये क्या है, ये वाली वृद्धि दर वास्तविक नहीं है, बल्कि ये ऐसी वृद्धि दर है जिसकी आशा की जा रही है। ठीक है, कि माना ग्रोथ रेट मान के चलते हैं कि 7% होनी चाहिए भाई, तो 7% में क्या होगा, जो इन्वेस्टर है, निवेशक हैं, वो ज्यादा पैसा लगाएंगे किसमें, मशीनों में, टूल्स में। ठीक है, रोड को बनाने में, बिल्डिंग को बनाने में, पुलों को बनाने में, डैम को बनाने में, हर निर्माण कार्य में या सेवा के सेक्टर में वो ज्यादा पैसा लगाएंगे। तो जो उनकी अपनी आशा वाली वृद्धि दर है, जो वास्तविक नहीं है, ठीक है, प्रत्याशित है, तो जो प्रत्याशित वृद्धि दर होती है वही कहलाती है अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर। तो ये जो आवश्यक वृद्धि दर है, इस वृद्धि दर पर आय या उत्पादन जो होता है पूर्ण क्षमता की दर पर होता है, और जो निवेशक होते हैं उनको क्या होता है, वे पूर्ण संतुष्टि के स्तर पर यहां पर होते हैं, ऐसा हैरोल्ड मानकर चलता है, क्योंकि विकास की दर ज्यादा है। तो जब ज्यादा होगी तो जो इन्वेस्टर हैं, निवेशक हैं, वो ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे, नई फैक्ट्रियां बनाने के लिए प्रेरित होंगी, नई कंप्यूटर बनाने के लिए प्रेरित होंगी, जब उनके सामान की बाजार में मांग होगी। ओके, तो इस अभिष्ट दर पर जो उत्पादन होता है वह क्या होता है, अधिकतम होता है, और जितना उत्पादन होता है उतना उपभोग भी कर लिया जाता है, अर्थात जितनी सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड पूरी हो जाती है, ऐसा हैरोल्ड का कहना है। ओके जी, तो अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर कैसी दर है, यह एक प्रत्याशित दर है। ठीक है, अनुमानित दर है, एक अच्छी दर है क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ बेनिफिट हो रहा है, तो यह उत्पादन या आय की क्षमता की सबसे ऊंची दर है। यहाँ पर जितना वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है उतना सब बिक जाता है या उसका उपभोग कर लिया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि समस्त जो पूर्ति होती है वो समस्त मांग के बराबर होती है। अब देखिए, इसको हम दिखाएंगे अभिष्ट या जो आवश्यक वृद्धि दर है, इसको हम GW के द्वारा दर्शाएंगे।
ये हैरोल्ड ने इसके लिए GW का इस्तेमाल किया है। जी से नीचे थोड़ा W लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे CR, ठीक है, CR बराबर S, ये वाला इसका फॉर्मूला है। ओके, ये समीकरण नंबर 2 है। या इसको यदि हमें ये अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर निकालनी है तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, S/CR लिखना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि GW का मीनिंग क्या है। आवश्यक वृद्धि दर जो यहाँ पे लिखी हुई है, वारंटेड ग्रोथ रेट। S फॉर है सीमांत बचत प्रवृत्ति, MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। ओके, CR क्या है, पूंजीगत आवश्यकताएं, पूंजीगत आवश्यकताएं या आवश्यक पूंजीगत वस्तुएं, ठीक है जी। और S/CR का जो मीनिंग यहाँ पे लिखा था ये वाला, इसका मीनिंग होता है कि MPS अर्थात सीमांत बचत प्रवृत्ति में हमने क्या करना है, पूंजीगत आवश्यकता या आवश्यकता वाली वस्तुओं का जो प्राइस है, जो रेशियो है, उसका भाग इसमें देना है। तो उसके बाद हमें निकल कर आएगा GW। ओके जी, तो इस प्रकार से GW है एक कैसी दर है, एक प्रत्याशित दर है, अनुमानित दर है, वास्तविक दर नहीं है। ओके जी, इतनी बात आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि जो आवश्यक वृद्धि दर है हैरोल्ड की, यह वृद्धि दर उसकी सतत वृद्धि दर है कि जो कि अर्थव्यवस्था को सतत विकास के मार्ग पर ले चलती है दीर्घकाल के लिए। जैसे उसने बताया है कि जो मंदी आती है और जो तेजी आती है, सुस्ती आती है, तो ऐसे आर्थिक चक्रों से यदि अर्थव्यवस्था को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सतत वृद्धि दर को प्राप्त करना होगा। तो इसलिए उसने 3 दरों की कल्पना की है। तो ये हमारी दूसरी दर चल रही है। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो इसको अभी इस पे अर्थात हम डायग्राम पर समझ लेते हैं। लिखा है हैरोल्ड का वृद्धि मार्ग, हैरोल्ड का वृद्धि मार्ग कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था वृद्धि के मार्ग पर लगातार चलती रहेगी एक ही रेट से। ओके जी, क्या करना है, इस प्रकार से 2 अक्ष लेने, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे y लिखना है। इस का जो टाइटल होगा यहाँ पर होगा आई और एस। आई का मीनिंग है अर्थात आप हिंदी में लिखेंगे बचत और निवेश, अर्थात इस अक्ष पर बचत और निवेश आ जाएगा और इस पर आ जाएगा आई। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से 45 डिग्री के आसपास की एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस पर लिखना है एस। ठीक है, तो ओ एस जो है ये बचत की रेखा है। ओके जी, ये बचत को दर्शा रही है, बतला रही है। ओके, हैरोल्ड ने कल्पना की थी अपने मॉडल की, तो उन्होंने कल्पना की है पूर्ण रोजगार से, पूर्ण रोजगार से, जहां पर आय, उत्पादन और रोजगार का स्तर पूरा रहता है, फुल रहता है या संतुलन की अवस्था में रहता है। तो देखिए, सरलता के लिए अभी बता रहा हूं कि इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे और उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से एस बराबर आई होता है। ठीक है, एस बराबर आई होता है या एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई होता है। तो देखिए, अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इस पे लिखिए y, एक लाइन इसे नीचे कीजिए y1, इस पे कीजिए y2, इस पे कीजिए y3। ओके जी, इतना काम करना है आपने। अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या क्या होता है। ओके जी, उसके बाद आप क्या कीजिए, इस रेखा को यहाँ मिलाइए, उसके बाद इसको यहाँ मिलाइए, उसके बाद इसको यहाँ मिलाइए। ठीक है जी, बहुत सरल है, इस प्रकार से करेंगे। अब देखिए, ये पहले आई का स्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ओके जी, तो यहाँ पर ये बचत की रेखा है, तो इस पे लिख देंगे हम एस, ये वाला। ठीक है, कि जब इनकम इतनी है, ओके जी, यहाँ से लेकर इनकम इतनी है, तो यहाँ से लेंगे ये इधर को, तो बचत हमारी इतनी आएगी, क्योंकि बचत कहाँ से होती है, आय से होती है। तो इस प्रकार से बचत जो है आय का फलन है। ठीक है, और निवेश भी आय का ही फलन है। यदि आय नहीं होगी तो बचत नहीं होगी, तो बचत नहीं होगी तो निवेश भी नहीं होगा। ये तो हमारी बचत की लाइन होगी, सीधे हमने ड्रॉ कर रखी है 45 डिग्री के अंश पे, या उससे भी कम कर सकते हैं। ओके, अब हमने आय की रेखा खींचनी है, इन्वेस्टमेंट की रेखा खींचनी है। आपने क्या करना है, देखो भाई, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको ले जाना है, यहाँ से ले गए इस प्रकार से, और इसको यहाँ टच कराना है। ठीक है जी,
और इसको यहाँ से बाहर कर दीजिए। ये हमारी पहली इन्वेस्टमेंट की रेखा है। आप अच्छा भी बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। हमारा हाथ वहीं जा रहा बार बार, और ये मतलब इसको कुल मिला के यहाँ पे टच कराना है। ओके, अब टच होने से क्या होता है देखिए, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है सेविंग बराबर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखिए इतना जब सेविंग होगा, ओके जी, तो यहाँ पे जो बचत होगी, तो ये हमने यहाँ से ये इन्वेस्टमेंट का कर्व खींच दिया पहला। तो सेविंग जो बचत होगी, तो उतनी ही बचत क्या हो जाएगी, निवेश कर दी जाएगी। मतलब जो बचाते हैं, हैरोल्ड का कहना है वो तुरंत उसको निवेश हो जाता है, ओके, और सीधे उत्पादन देगा। तो जैसे ही निवेश कर दिया जाएगा, तो ऐसे में यहाँ पर एस बराबर आई हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए, इस वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर एस बराबर आई हो जाएगा। तो जैसे ही बचत का निवेश हुआ, तो ऐसे ही हमारा इनकम का लेवल y1 हो गया, ठीक है। y से y1 हमारा क्या होगी, आय बढ़ गई, ओके जी। अब देखिए जब आय क्या हुई, यहाँ से इतनी बढ़ी, अब देखिए हमारी बचत यहाँ से यहाँ बढ़ गई, यहाँ पर हमने लिख दिया S1, ठीक है। अब बचत होगी, S1 बचत हुई, क्यों हुई, क्योंकि आय y से लेकर y1 बढ़ गई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात ये जो बचत है और यहाँ पर हमारा निवेश होगा, ये बराबर हो जाएगा, ओके। अर्थात जो बचत हुई उसका निवेश करना है, इसलिए हमने क्या करना है कि यहाँ से एक रेखा अब हमने इस प्रकार से ड्रॉ करनी है, और इस प्रकार से ये हो जाएगा आई डैश, ओके जी। अब देखिए जो बचत हुई थी उसका निवेश कर दिया, ठीक है। निवेश से क्या हुआ, आई बढ़ी, और आई का लेवल y2 हो गया। तो बचत बराबर निवेश, तो यहाँ पर ए लिखा, तो यहाँ पे हमने बी लिख दिया, ओके जी। अब देखिए अब यहाँ पर होता है S2 बचत, अर्थात इससे ऊपर बचत, ठीक है। तो उसके बाद ये बचत फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, निवेश कर दी जाएगी, तो हमारा ये सी पॉइंट होगा। तो जैसे ही निवेश कर दी जाएगी, तो बचत और निवेश बराबर होगा, तो आय का स्तर बढ़कर y3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हमारा जो ए बी सी देख रहे हैं आप, ए बी सी, ये है हैरोल्ड का वृद्धि मार्ग, कि जो कि क्या कर रहा है कि लगातार हमारी इनकम को क्या करने का काम कर रहा है, बढ़ाने का काम कर रहा है, ओके जी। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर S बराबर आई के द्वारा क्या हो रहा है, जो वृद्धि मार्ग है, ठीक है, जो वृद्धि मार्ग है, कौन सा मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, जो उसका आवश्यक वृद्धि दर या अभिष्ट वृद्धि दर है, जिसको उसने कहा हैरोल्ड का वृद्धि मार्ग, इस प्रकार से वह आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, ओके जी। अर्थात इनकम बढ़ती चली जाती है, ब्रेक नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं रेखा चित्र पर। कुल मिला के यहाँ पर एस है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, फिर यहाँ पर एस है तो आई हो जाएगा, एस हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो दोनों जहाँ पर इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, लेकिन कारण क्या हो रहा है, एस बराबर आई, ठीक है। तो इनकम का लेवल y1 हो गया। तो y1 होने से क्या होगा कि इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ने से भाई तो बचत भी तो बढ़ेगी, इनकम जब बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ेगी तो फिर और बचत बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगला स्तर, फिर अगला स्तर, इस प्रकार से ए बी सी डी ई एफ जी ऊपर की ओर जाएगी इकोनॉमी। तो इस प्रकार से यदि वृद्धि होती रहती है, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, सतत विकास चलता रहेगा अर्थव्यवस्था का, अकॉर्डिंग टू द हैरोल्ड। हैरोल्ड का वृद्धि मार्ग यहीं पर नहीं रुका, और उसने आगे और भी बताया। उसने क्या कहा कि अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में कब होगी, कि जब G बराबर GW होगा, अर्थात वास्तविक वृद्धि दर और जो ऐच्छिक वृद्धि दर है या अभिष्ट वृद्धि दर है, अनुमानित वृद्धि दर है, ये दोनों बराबर होंगे, साथ में C बराबर CR के बराबर होगा, तब अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी। अब यहां पे समझिए G जो है वो है वास्तविक वृद्धि दर, GW क्या है, अनुमानित वृद्धि दर या अभिष्ट वृद्धि दर, ठीक है जी। C क्या है, वास्तविक पूंजी पदार्थ, अर्थात वास्तविक रूप से कितने पूंजी पदार्थ, कितने मशीन टूल्स, ठीक है, बिल्डिंगें, सड़कें, रेल मार्ग हैं, ये वास्तविक
पूंजी पदार्थ के अंतर्गत आएंगे। अगला है सी आर, अनुमानित पूंजी पदार्थ, इच्छित, जिनकी हम इच्छा कर रहे हैं कि इतने इतने पूंजी पदार्थ हमें उपलब्ध होने चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो सी आर दिखाता है अनुमानित को और वास्तविकता। अनुमानित एक सपना होता है, ठीक है जी, और वास्तविक रियल होता है। हम कह सकते हैं कि सी आर जो होता है ये रियल लाइफ है, पिक्चर वाली, ठीक है, और जो सी है ये हमारा ओरिजिनल लाइफ है, जैसे हम जीते हैं। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं कि यदि, ये तो बात हो गई, यदि जी वास्तविक जो वृद्धि दर है वो ज्यादा हो, किससे, ग्रेटर देन, ये जो चिन्ह बना हुआ है ग्रेटर देन का है, जी डब्ल्यू, अर्थात जी ग्रेटर देन जी डब्ल्यू, अर्थात वास्तविक वृद्धि दर यदि अभिष्ट वृद्धि दर से ज्यादा हो तो क्या होगा कि जो सी आर है वो ग्रेटर देन होगा किसका, सी का, या सी लेस देन होगा सी आर का। ठीक, अब ऐसी स्थिति यदि आती है तो यह असंतुलन की स्थिति कहलाएगी, अर्थव्यवस्था की असंतुलन की स्थिति कहलाएगी, संतुलन की स्थिति है। और यदि ऐसा होता है, अर्थात जी बड़ा हो जाता है जी डब्ल्यू से, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में सी आर बड़ा होगा सी से। ओके, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उत्पादन है अर्थव्यवस्था का, वह आय वृद्धि की तुलना में क्या होगा, कम होगा। अर्थात इधर लिखा आय वृद्धि, तो आय वृद्धि ग्रेटर देन उत्पादन, तो ऐसी स्थिति में आय बढ़ेगी, लेकिन अर्थव्यवस्था में उत्पादन उस गति से नहीं बढ़ेगा जिस गति से लोगों की आय बढ़ेगी। तो जब लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, तो फिर जब उत्पादन नहीं बढ़ता है और मांग बढ़ जाती है तो फिर क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, जिसे हम स्फीति कहते हैं। ठीक है जी, तो वस्तुओं की कमी होगी, अर्थात जब आय बढ़ रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आय बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो वस्तुओं की कमी होगी, शॉर्टेज होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में मांग बढ़ जाएगी, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। ठीक है, मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में हैरोल्ड ने कहा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घकालीन स्फीति हो जाएगी, ये असंतुलन की स्थिति है। तो कुल मिला के कहने करते क्या है कि इसको हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है, जो समग्र मांग है, वो ग्रेटर देन समग्र पूर्ति, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। कि समस्त जो मांग है, मतलब मांगने वालों की संख्या, खरीदने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन बाजार में वस्तुओं की शॉर्टेज रहेगी। तो जब बाजार में वस्तुओं की शॉर्टेज रहेगी, कमी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ेंगी, कीमत बढ़ेंगी तो मुद्रास्फीति बढ़ती है, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, आय बढ़ रही ना तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, वस्तुओं के प्राइस क्या करने लग जाएंगे, हाई हो जाएंगे, 40 रुपए की सब्जी 80 रुपए पहुंच जाएगी। ओके, अब इसका ठीक उल्टा जो होगा, यहां पर दूसरा आता है नंबर 2 में कि यदि जी डब्ल्यू ग्रेटर देन जी, ठीक है, यदि हो जाए तो सी ग्रेटर देन सी आर होगा। ठीक है, ये ज्यादा होगा इससे और ये ज्यादा होगा इससे, किससे, इसका ठीक उल्टा है। तो यहाँ पे तो हमने बताया कि दीर्घकालीन स्फीति हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इनकम ज्यादा यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दीर्घकालीन मंदी आ जाएगी, यहाँ पे लोगों की इनकम नहीं बढ़ेगी, ज्यादा इनकम नहीं बढ़ेगी लिखा है, क्योंकि आय अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता से कम गति से बढ़ेगी। अर्थात उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन इनकम नहीं बढ़ेगी, इनकम नहीं बढ़ेगी, तो फिर पूंजीगत पदार्थों की डिमांड घट जाएगी। क्या घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटेगी तो कीमतें गिरेंगी। कीमतें कितनी गिरेंगी, यदि गिरती गई और पता उत्पादन लागत के बराबर भी नहीं आती हैं तो फिर क्या होगा, उद्योग धंधे बंद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और बेरोजगारी फैल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि पूंजीगत वस्तुओं की मांग घट जाएगी, पूंजीगत वस्तुएं तो रहेंगी लेकिन आय नहीं बढ़ेगी, तो जितने भी पूंजीगत पदार्थ हैं जो उत्पादन में सहायक होते हैं, ठीक है, वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो उनकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मांग घटने से वो नहीं बढ़ेंगे, उत्पादन नहीं बढ़ेगा, ये तो हम बात कर ही रहे हैं। सी ग्रेटर देन सी आर पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता को दर्शाता है कि जो वास्तविक क्या है, जो वस्तुएं बनाई गई हैं अर्थव्यवस्था में,
बहुत ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन डिमांड नहीं होगी। तो फिर क्या होगा, इच्छित निवेश बचत से कम होगा। इसका जो आगे प्रभाव होगा, जो इच्छित निवेश है, ठीक है, जो इच्छित निवेश है, जो अनुमानित निवेश किया जा रहा है, वह बचत से कम होगा। तो जब बचत से कम होगा, इसका मीनिंग है कि कुल मांग कुल पूर्ति से कम होगी, यानी कि मांग घट जाती है। जब भी मंदी आती है तो मंदी में मांग घट जाती है। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि जब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, समग्र पूर्ति समग्र मांग से अधिक हो जाती है दीर्घकालीन मंदी में, तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो ये भी अर्थव्यवस्था को सतत विकास के मार्ग पर नहीं ले जाएगी। ठीक है, इससे आय उत्पादन रोजगार का स्तर गिर जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ रेखा चित्र में समझते हैं। सबसे पहले हम किसको समझेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि जब G ग्रेटर देन GW, तो यहाँ पे देखिए दो अक्ष हैं, इस पे लिखना है आय और इस पे लिखना है वृद्धि दर। कि वृद्धि दर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाइए, यहाँ से एक लाइन इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ाइए। ये ग्रोथ है, ये G दिखा ना मेरा, तो ये जो G है ये वास्तविक वृद्धि दर है। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ रेट को बता रहा है कि जिसमें इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। लेकिन हैरोल्ड ने क्या कहा कि ग्रोथ के लिए G बराबर GW, अर्थात संतुलन के लिए बराबर G बराबर GW होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन देखिए जब तक अब इसी को एक साथ यदि लाइन मिला दें तो एक, इसका मतलब दोनों बराबर एक ही गति से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं समय। ठीक है, तो यहां पर हम इसको नीचे कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं T टाइम तक। ये दोनों इक्विलिब्रियम है, दोनों लाइन एक साथ है। ठीक है, हमने G पहले दिखा दी, ये दिखा दी, और इसके बाद मैं GW को खींच रहा हूं यहां तक, और इसके बाद GW जो होता है ये नीचे हो जाता है। ठीक है, और ये GW जब नीचे होता है तो ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था के असंतुलन की स्थिति है। देखो ये विचलन यहाँ पे संतुलन थी T टाइम तक, उसे लेकर T टाइम तक दोनों संतुलन की अवस्था में थी, जो कि यहाँ फॉर्मूले में बताया गया है। लेकिन उसके बाद ये आगे बढ़ गया ऊपर की तरफ और ये नीचे आ गया। इसका मतलब इसकी वृद्धि दर कम हो गई और इसकी वृद्धि दर ज्यादा हो गई, यानी कि वास्तविक जो है वो ज्यादा हो गया और जो अपेक्षित है वो कम हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आएगा दीर्घकालीन स्फीति। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा दीर्घकालीन स्फीति को, ये वाला डायग्राम आपको बतला रहा है। तो कैसे ध्यान रखना, यदि G क्या जाता है ग्रेटर देन क्या जाता है GW, तो क्या होगा, ये आपकी दीर्घकालीन स्फीति को दर्शाएगा और जो सतत विकास का मार्ग हैरोल्ड बता रहा है वह क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा। ओके, तो इस चीज को हमने यहां दिखाया, G ग्रेटर देन GW। ठीक है, तो ग्रेटर में ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो इस प्रकार से एक रेखा चित्र इसका बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ये दूसरे डायग्राम में देखेंगे कि यदि GW क्या हो जाए ग्रेटर देन G, अर्थात अपेक्षित जो या अभिष्ट वृद्धि दर है वो वास्तविक वृद्धि दर से ज्यादा हो जाती है, तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, तो इसके लिए सेम वही डायग्राम है, यहाँ पे Y, यहाँ पे O, यहाँ पे X, यहाँ पे इसका पूरा का टाइटल होगा टाइम समय और Y का टाइटल होगा वृद्धि दर। अब आपने क्या करना है, यहां से एक लाइन सीधे ड्रॉ कर दीजिए ऊपर की चढ़ती हुई। ठीक है, तो ये जो है ये वृद्धि दर को बता रही है GW की, लेकिन हमने यहाँ पर एक लाइन पहले खींच दी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखाना है अब G, जो पहला रेखा चित्र बना था ठीक उसका उसने उल्टा बनना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों वृद्धि दर यहाँ तक बराबर चलती है। ओके जी, क्योंकि संतुलन के लिए क्या बताया गया है कि G बराबर GW, ये दोनों एक ही रास्ते पर चलते, ठीक है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक ये तो चली जा रहा ऊपर और ये इसी के बराबर ये यहां से और नीचे की तरफ फॉल कर जाए। ठीक है, नीचे, तो ये G हो गया। तो वास्तविक जो हमारी वृद्धि दर है उससे ज्यादा हमारी अभिष्ट वृद्धि दर, आवश्यक वृद्धि दर हो जाती है। ओके, और संतुलन का बिंदु भी यहाँ पर है, यहाँ तक दोनों बराबर है। लेकिन जैसे ही ये क्या हो जाता है, इनके बीच यहां से अलग अलग रास्ते निकल पड़ते हैं, इनके बीच विचलन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो होती है, जो मैंने यहां पर बताई आपको, ये दिखलाती है दीर्घकालीन मंदी को। तो मंदी को दिखाना है
तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। सिंपल सा डायग्राम है। ओके जी, तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। हेरोड की बात को आगे बढ़ाते हैं और हेरोड ने कहा अभिष्ट या जो आवश्यक वृद्धि दर है जो यहाँ पर लिखी हुई है, अर्थव्यवस्था लंबे समय तक विकास नहीं कर सकती, अर्थात इस दर पर अर्थव्यवस्था लंबे समय तक विकास नहीं कर सकती है, प्रगति नहीं कर सकती है। माना ये विकास की दर है 9%, तो इसका मतलब ये नहीं है कि विकास की दर 20 साल तक चलती रहे। क्यों नहीं चल सकती है, इसके बारे में उसने कहा कि श्रम शक्ति अर्थात जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता इसको क्या कर देगी, कम कर देगी या इसको सीमित कर देगी। इट मीन्स जो श्रम शक्ति है, जनसंख्या है, वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वह जितने चाहिए उनका पूर्ण विदोहन हो जाए, ठीक है, या न हो, तो इसलिए उसने फिर अगली वृद्धि दर की बात कही। और वो तीसरे नंबर की जो वृद्धि दर है वह है उसकी प्राकृतिक वृद्धि दर, जिसको कि कहते हैं नेचुरल ग्रोथ रेट। और यहां कोष्टक में लिखा है GN, G कैपिटल और N क्या हो गया, स्मॉल। इस प्रकार से GN का मीनिंग होगा शॉर्ट में प्राकृतिक वृद्धि दर। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होती है, यह अर्थव्यवस्था के विकास की अधिकतम दर होती है। दो दरें जो बताई, ये दर उससे भी ऊपर होती है। ठीक है, तो यह विकास की सबसे ऊंची दर है। इस दर से ऊपर कोई भी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी देशों की विकास नहीं कर सकती है। ओके, आगे है जो विकास की दर है, ये जनसंख्या, प्राकृतिक साधनों, ये जो प्राकृतिक संसाधन देश में है, तकनीकी ज्ञान आधार आदि पर निर्भर करती है। विकास की यह दर अर्थात प्राकृतिक विकास की दर किस पे निर्भर करती है कि जनसंख्या कम है या ज्यादा है। ओके, प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है या कम है, तकनीकी ज्ञान ज्यादा है या कम है, इसके ऊपर यह विकास की दर निर्भर करेगी। तकनीकी ज्ञान ज्यादा होगा, ठीक है, तो विकास की दर ऊपर जाएगी। ठीक है, तकनीकी ज्ञान बहुत नीचे जा रहा है तो इट मीन्स विकास की दर नीचे जाएगी। प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, ओके जी, और जनसंख्या भी ज्यादा है तो इसका यूज होगा तकनीकी ज्ञान के द्वारा। ओके, तो ये दर डिपेंड कर रही है विकास की अधिकतम किस पे, जनसंख्या पे, प्राकृतिक संसाधनों पे और तकनीकी ज्ञान पर। ओके, आगे बात करते हैं। इसी दर को अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर को दूसरे नाम से जाना जाता है वृद्धि की सामान्य दर। क्या कहते हैं इसको, वृद्धि की सामान्य दर भी इसको कहते हैं। ओके जी, तो सबसे ऊंची जो वृद्धि दर है, सबसे नीचे वाली अर्थात सबसे कम वृद्धि दर है वास्तविक वृद्धि दर। दूसरे नंबर पर थोड़ा सा उसे ऊपर की जो वृद्धि दर की उसने बात कही वो आती है अभिष्ट या आवश्यक वृद्धि दर। और सबसे अधिक विकास की जो दर है अर्थव्यवस्था की वह है प्राकृतिक वृद्धि दर। अब ये तीसरा वाला यहाँ पर प्राकृतिक वृद्धि दर का यहाँ पर ये समीकरण उसने दिया है GNCR बराबर S इज इक्वल टू S। ठीक है जी, तो देखिए इसका मीनिंग हुआ कि CR अर्थात निवेश बराबर बचत, निवेश बराबर बचत हो सकती है, या उसने कहा कि निवेश बराबर बचत नहीं हो सकती है। यहाँ पे लिखा ना, ये बराबर का चिन्ह लगा रखा और उस पर क्रॉस कर रखा है, इसका अर्थ होता है इज नॉट इक्वल, अर्थात ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। ओके, तो दो बातें उसने कही कि जो GN है, ठीक है, ये पूरा है, ये S के बराबर अर्थात A इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी नहीं हो सकता है। माने यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है, बराबर हो गया। ठीक है जी, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, तो क्या हो गया, अंतर आ गया। ठीक है, एक बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इसलिए उसने ये चीज यहाँ पर कही। और जो CR है ये क्या बताती है, हमारी कैपिटल आउटपुट रेशियो को, या इसी के साथ ये बतलाने का काम करती है हमारे पूंजी स्टॉक को, कि हमारे अर्थात विकसित देश के पास कितना पूंजी का स्टॉक है, अर्थात कितने उसके पास सामान, गुड्स है, मशीन वगैरह, टूल्स उसके पास है। ये तो इसका अर्थ हो गया। ओके जी, अब बात करते हैं, ये तो इक्वेशन तीसरे नंबर की है, पूर्ण रोजगार कहां पर आएगा। अकॉर्डिंग टू द हेरोड उसने कहा कि पूर्ण रोजगार का संतुलन कहां पर होगा, जहां पर वृद्धि की वास्तविक दर, अगला अभिष्ट वृद्धि दर और प्राकृतिक वृद्धि दर
एक दूसरे के बराबर होंगी, वहां पर अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में होगी और यहाँ पर अर्थव्यवस्था संतुलन की स्थिति में होगी। ठीक है, तो इसलिए इसे पूर्ण रोजगार की दर भी कहते हैं। किसको? प्राकृतिक वृद्धि दर को। तो जी किसके बराबर होना चाहिए? जी डब्ल्यू के बराबर। जी डब्ल्यू किसके बराबर होना चाहिए? जी एन के बराबर होना चाहिए। तो ये संतुलन होना चाहिए और ये कंडीशन है आदर्श स्थिति की, आदर्श स्थिति की। लेकिन हैरोल्ड ने कहा कि इस प्रकार का जो संतुलन है ये लंबे समय तक नहीं रह सकता है। ये संतुलन इस प्रकार से कि तीनों दरें एक बराबर हो जाएं, माना कि 9% ये हो, 9% ये, 9% ये हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसने इसके लिए कहा यह है छुरी धार संतुलन। की छुरी है जैसे एकदम से ऊपर से नुकीली होती ना, तो इन तीन चीजों को उसके ऊपर रख दो तो कब इधर गिर जाए और कौन उधर गिर जाए, तो इधर उधर गिर गई तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ओके, संतुलन बिगड़ जाएगा और उसके दुष्परिणाम फिर हमारे पास मंदी या स्फीति के रूप में आ सकते हैं। ओके जी, तो ये वाला आपने याद रखना है। ओके जी, और ये जो हम आपको बता रहे थे इसका जो मीनिंग है वो एस बराबर आई है, अर्थात बचत बराबर निवेश है। अर्थात ये किसको दिखा रहा है? हमारा निवेश को दिखा रहा है, ये बचत को दिखा रहा है। यहाँ पर भी ये क्या दिखा रहा है? ये निवेश को दिखा रहा है, ये बचत को दिखा रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि ये बराबर भी हो सकते हैं और बराबर भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और ये पूर्ण रोजगार के बारे में हमने आपको बता दिया। ओके जी, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे नजर डालिए, यदि वो जो तीन दरें हैं बराबर नहीं होती हैं और उनमें विचलन हो जाता है, अर्थात कोई दर ऊपर नीचे हो जाती है, तो क्या होगा? उससे इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? यहाँ पर देखिए, यदि जी डब्ल्यू ग्रेटर जी एन, अर्थात वांछित विकास की दर हमारी प्राकृतिक दर से अधिक हो जाती है, तो इसका मतलब होगा कि जो वास्तविक पूंजी पदार्थ हैं, देश में जो पूंजीगत पदार्थ हैं, ये जो पूंजी का स्टॉक होगा वह ज्यादा होगा किसकी तुलना में? वांछित, जिसकी इच्छा की गई है। ठीक है, कि मानाबाद यहाँ पर हो गया वास्तविक रूप से 10 किलो और वांछित हमने चाहा था केवल 6 किलो। तो ठीक है, ये ज्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो जब ये ज्यादा होगा तो इट मीन्स है कि अर्थव्यवस्था में पूंजीगत पदार्थ ज्यादा होंगे, वस्तुएं ज्यादा होंगी। ओके, वस्तुएं ज्यादा होंगी, क्योंकि यहाँ पर वस्तुएं ज्यादा होने के बाद क्या होगा उसका असर देखिए। श्रम की कमी से उत्पादन की वृद्धि दर जी डब्ल्यू से कम रहेगी। ठीक है, वृद्धि दर जी डब्ल्यू से कम रहेगी और इसका अर्थ होगा अतिरिक्त पूर्ति, ओवर प्रोडक्शन। अर्थात ये स्थिति मंदी को बतलाती है कि जब पूंजीगत पदार्थ ज्यादा होंगे, ओके जी, पूंजीगत पदार्थ ज्यादा होंगे, तो जब पूंजीगत पदार्थ ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुकी है विकास के, और उसके बाद श्रम शक्ति में कमी आने लगती है। फिर पूंजी का जो स्टॉक है पहले तो ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद उत्पादन में गिरावट आने लगती है। ठीक है, उत्पादन में गिरावट आने लगती है, लेकिन वस्तुओं की डिमांड इसके साथ घट जाती है। वस्तुएं तो रहती ही रहती हैं ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये वस्तुएं यदि ज्यादा रहती हैं और उनकी डिमांड नहीं होती है, वो बिकती नहीं है, तो बेकार रहेंगी। उसके बाद जो फैक्ट्रियां हैं, अन्य जो कल कारखाने वो बंद हो जाएंगे और ये बेरोजगारी को जन्म देंगे। ओके, तो इस प्रकार से ये हो गया पहला वाला। इसको यहाँ पर रेखा चित्र पे देखेंगे हम। ठीक है, इसको कि यदि G ग्रेटर देन GN, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे दो अक्ष हो गए, इस पे समय लिखना है और इस पे लिखना है वृद्धि दर। ओके जी, सबसे ऊपर वाली लाइन खींचनी है GW, क्योंकि हम दिखा रहे हैं कि GW क्या है? प्राकृतिक दर से भी ज्यादा है, जबकि सबसे ऊपर की दर कौन सी विकास की? प्राकृतिक दर है। लेकिन क्या होता है अभी इसको समझेंगे। तो सबसे ऊपर एक लाइन खींचनी है, इस पे लिखना है GW, दूसरी लाइन इसके नीचे खींचना है, इस पे लिखना है GN। ठीक है, नेचुरल ग्रोथ रेट, और इससे नीचे की तरफ बढ़ाना यह है G ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वास्तविक वृद्धि दर। अब देखिए 1 2 3 इस प्रकार से देखेंगे। ओके जी, अब देखिए GN पहले बता चुका हूं विकास की अधिकतम दर है, अधिकतम दर है। माना ये दर है विकास की 15%। कितनी है? 15% है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या कर जाती है? वांछित या
इससे भी ऊपर इसकी वृद्धि चली जाती है, इससे ज्यादा ऊपर ये विकास कर जाती है। मतलब 15% तो लिमिट है और ये कर जाती है 20%। ठीक है जी, इसलिए हमने इसको ऊपर दे डाला, ये 20% पहुंच जाता है। ओके जी, ठीक है, इससे ऊपर चला जाता है माना, ठीक है, कि प्राकृतिक दर से 15% से ये 20% ऊपर चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर क्या होगा, वस्तुओं का भंडार अंबार लग जाएगा, वस्तुओं का अंबार लग जाएगा और यहां पर हो जाएगा हमारा पूर्ण रोजगार की स्थिति। क्या हो जाएगी, पूर्ण रोजगार की स्थिति यहां पर होगी। होनी तो यहां चाहिए थी, लेकिन ये ऊपर चली जाएगी क्योंकि GW ग्रेटर देन हो गया GN 20%। तो उसके बाद क्या होगा, जब पूंजीगत पदार्थ या यहाँ पे वस्तुओं का अंबार लग जाएगा और लेबर की कमी पड़ती है, क्योंकि उसके बाद रोजगार घटना स्वाभाविक होगा, क्योंकि जब मंदी आती है तो मंदी के कारण वस्तुएं नहीं बिकती हैं, तो फैक्ट्रियां बंद होती हैं, वहां से लोगों को हटाना पड़ता है, बेरोजगारी आने लगती है। ठीक है जी, तो ऐसी स्थिति में इसका असर अर्थात ये ज्यादा होगा, तो यहाँ पर दीर्घकालीन मंदी आएगी। अर्थात जब GW GN से अधिक होगा तो ये मंदी को दर्शाएगा। और इसके बाद क्या होगा, जो वास्तविक वृद्धि दर है वो नीचे की तरफ गिरती हुई होगी, सबसे कम होगी। जो एक्चुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी की होनी चाहिए वह कम होगी। ओके, तो इस प्रकार से ये वाला भाग हमारा दिखा रहा है किसको, मंदी को। किसको दिखा रहा है, मंदी को या सेकुलर स्टैग्नेशन को, सेकुलर स्टैग्नेशन को दिखा रहा है। ओके जी, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा आता है इसका ठीक उल्टा, अर्थात इस रेखा चित्र का ठीक उल्टा यहां पर आएगा, क्योंकि यहां दीर्घकाल मंदी आ गई तो यहां पर क्या आएगा, दीर्घकालीन स्फीति आएगी, यहां महंगाई बढ़ेगी। ठीक है जी, महंगाई बढ़ेगी। ओके, तो यहां पर क्या होगा, देखें यहां पर इसका ठीक उल्टा है कि जब GN ग्रेटर देन GW, अर्थात प्राकृतिक वृद्धि दर जब क्या होगी, अभिष्ट वृद्धि दर से ज्यादा होगी, ठीक है, तो तब क्या होगा, CR जो होगा ग्रेटर देन C से ज्यादा होगा। तो इसमें क्या होगा कि श्रम ज्यादा होगा, अर्थात लोग ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, लेकिन उत्पादन कम होगा, अर्थात वस्तुएं कम पैदा होंगी और आय बढ़ेगी उनकी ज्यादा। इकोनॉमी में उत्पादन की तुलना में आय तेजी से बढ़ेगी, वस्तुओं की कमी होगी तो फिर मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति कम रहेगी, ठीक है, उत्पादन कम होने का मतलब है कि पूर्ति कम रहेगी, तो पूर्ति कम रहती है और मांग ज्यादा होगी तो क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी, और जिसको हम कहते हैं स्फीति। तो इस रेखा चित्र में जैसे हमने यहाँ पे लिखा दीर्घकालीन मंदी, तो यहाँ पर आएगा दीर्घकालीन स्फीति। तो ये इस रेखा चित्र का ठीक उल्टा है। तो यहाँ पे देखें GN प्राकृतिक दर सबसे ऊपर दिखा रखी, ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रखा है कि ये GW से ज्यादा है, GW से ज्यादा है, और जो ये नीचे गिर रही थी ये रेखा वास्तविक वृद्धि दर की ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो अधिकतम विकास की दर तो ये है, ठीक है, विकास की दर ये है। तो इधर से क्या होगा, यदि यहाँ पे लिखा हुआ है कि GN ग्रेटर देन GW, ठीक है, कि इससे ज्यादा ये होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा, वस्तुओं का सेवाओं का उत्पादन कम होगा, लेकिन लोगों की इकोनॉमी में आय तेजी से बढ़ेगी, इकोनॉमी में आय बढ़ेगी, और वो आय जो करेगी वह डिमांड ज्यादा पैदा करेगी, और डिमांड ज्यादा पैदा होने से कीमतें बढ़ेंगी, और जिससे दीर्घकालीन स्फीति को ये वाला रेखा चित्र दर्शाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों होता है कि भाई लोगों की आय बढ़ रही है लेकिन वस्तुएं नहीं आ रही हैं। होता क्या है, माना बात हमारे यहाँ पे कोई डैम बन रहा है, ठीक है, तो डैम जहाँ पे बन रहा है तो तुरंत वहाँ पे हजारों कर्मचारियों की जरूरत पड़ जाती है, ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ जाती है, तो लोगों को तुरंत जॉब मिल जाता है, तुरंत जॉब मिलता है, और जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी बिजली जो उत्पादन होगी वो तो हो सकता है कि 10 वर्ष में या 15 वर्ष में तैयार होगी उसका उत्पादन, लेकिन लोगों के पास पैसा पहले आ जा रहा है, उत्पादन करने से पहले ही पैसा आ जा रहा है। तो उससे क्या होगा, जब पैसे, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनके पास भी पैसा आ गया, जॉब लग गया ना, लेकिन वस्तुएं तो पहले के उत्पादन के बराबर हैं, तो उतने उत्पादन की डिमांड अब ज्यादा लोगों के द्वारा होगी, तो ज्यादा लोगों के द्वारा होगी तो क्या होगा, उससे कीमतें बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। तो ये इस प्रकार का रेखा चित्र ये
दीर्घकालीन वाली स्फीति है। तो इस प्रकार से ये वाली कंडीशन भी और ये वाली जो कंडीशन है ये इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। ओके जी। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, हेरोड का जो वृद्धि मार्ग है सतत चलने वाला, उस दर से क्या होना चाहिए, इकोनॉमी की ग्रोथ होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि इकोनॉमी की जो हमारी ग्रोथ है इस प्रकार से चलती ऊपर की ओर जाती हुई होनी चाहिए लगातार। तो तब जाके हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अपने सतत विकास पर चल रही है। तो इस प्रकार से ये हुआ हेरोड का आर्थिक वृद्धि मॉडल। तो हेरोड के आर्थिक वृद्धि मॉडल में पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए ये कंडीशन बताई गई है, जबकि तीनों दर बराबर होंगी। तीनों दरों के बारे में हम आपको बता चुके हैं और तीनों दरों की परिभाषा आपको बता चुके हैं, बहुत सारे रेखाचित्र और उदाहरण आपको बता चुके हैं। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वह डोमर का आर्थिक वृद्धि मॉडल का होगा।